अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम माहम खालिद है। मैंने बैचलर ऑफ साइंसेस किया हुआ है नर्सिंग में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से और मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंसेस में। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्कुलेटरी फेलियर। एज द नेम इंडिकेट, सर्कुलेटरी फेलियर का मतलब ये होता है कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम टोटली फेल हो चुका है, जिसकी वजह से आप जो ब्लड है वो प्रॉपरली बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पा रहा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, acute failure of the circulatory system to supply the peripheral tissues and organs of the body with an adequate blood supply resulting in cellular hypoxia. That means, आप देखें सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकेंड नेम है शॉक। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि थ्रू सर्कुलेशन, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होता है और पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब ये जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा होता है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ में भी जाता है, आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में भी जाता है। इन केस किसी भी वजह से अगर ये जो ब्लड फ्लो है ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाए और आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिल पाए, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सर्कुलेटरी फेलियर या शॉक। इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलेटरी शॉक कैन रिजल्ट फ्रॉम फेलियर ऑफ द हार्ट एज अ पंप, अ लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वेस्कुलर कंपार्टमेंट, हाइपोवोलेमिक शॉक, obstruction of the flow through vascular compartment, that is obstructive shock, or an increase in size of vascular compartment that interferes with distribution of the blood, that is distributive shock. अगर आप इस स्लाइड को बगौर देखें तो आपने देखा कि इसमें कुछ टाइप्स हमने डिस्कस की हुई हैं शॉक की। इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता। और सेकंड टाइप होती है हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसमें ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में कम होने की वजह से ऑर्गन्स की सप्लाई अच्छी नहीं होती और पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक से मुराद ये होती है कि वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, वेसल्स के ब्लॉक होने की वजह से ऑर्गन सप्लाई रुक जाती है और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का सेकेंड नेम नॉर्मोवोलेमिक शॉक है, जिसका मतलब ये होता है कि ब्लड वैसे तो नॉर्मल है लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही। इट्स लाइक हमारा जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट है वो अगर साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाती। इसको फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट टाइप जो डिस्कस करनी है शॉक की वो है कार्डियोजेनिक शॉक। एज द नेम इंडिकेट, कार्डियोजेनिक शॉक अकर्स व्हेन द हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड सफिशेंटली टू मीट द बॉडी डिमांड्स। कार्डिक शॉक तब होता है जब हमारा जो हार्ट है उसका पंपिंग एक्शन फेल हो जाता है और वो बॉडी की डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, आपको पता है हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, यानी ब्लड को पंप करता है और सारे बॉडी ऑर्गन्स में सर्कुलेट करवाता है, ये हार्ट का फंक्शन होता है। अगर किसी वजह से हार्ट अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म ना कर सके, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाए, तो ऐसे शॉक को हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। मोस्ट ऑफन काज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज़ अ सीरियस हार्ट अटैक। ठीक है, अब हार्ट कब फेल होता है, कब हार्ट पंपिंग एक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता, जब ऐसी कंडीशन हो लाइक सीरियस हार्ट अटैक हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट फेल हो चुका है यानी हार्ट फेलियर हो, विच हैपन्स व्हेन द हार्ट कांट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड्स, चेस्ट इंजरीज एंड ब्लड क्लॉट्स इन द लंग्स। एज यू ऑल नो दैट लंग्स का जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है वो आपके हार्ट के साथ होता है, क्योंकि ब्लड प्यूरिफिकेशन के बाद लंग्स से हार्ट जो है वो लंग्स से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में जाता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन के बाद। तो इसलिए जब भी कभी हार्ट फेल होता है, उसका पंपिंग एक्शन फेल होता है, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपके लंग्स के ऊपर आता है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर लंग्स में कोई क्लॉट्स वगैरह हैं, लंग्स की जो वेसल्स हैं, जो सप्लाई है अगर इम्प्रॉपर है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हार्ट के ऊपर आ रहा होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कार्डियोजेनिक शॉक की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो इसमें लो कार्डियक आउटपुट है, हाइपोटेंशन, हाइपोपरफ्यूजन, टिश्यू हाइपोक्सिया। एज द नेम इंडिकेट, हाइपोपरफ्यूजन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी की परफ्यूजन यानी ब्लड सप्लाई एबनॉर्मल है, कम हो रही है। टिश्यू हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन
इन टिश्यूज़। इससे एक मिलता जुलता वर्ड होता है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। इसी तरह से इसकी जो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन है वो है पेरिफेरल साइनोसिस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एक क्वेश्चन हम सब के जहन में आता है कि जब भी हमारे पेशेंट को शॉक होता है उसका यूरिन आउटपुट क्यों रिड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो बेसिक रीज़न होता है इसके पीछे वो ये होता है कि कुदरत का बनाया हुआ एक निज़ाम है जिसके थ्रू किडनी जो है वो वाटर को स्टोर करना शुरू कर देती है। जब भी आपकी किडनी को ब्लड कम लेवल में मिलता है ना, तो जो किडनी होती है वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि बॉडी शॉक में जाने वाली है, तो किडनी क्या करती है, वाटर को स्टोर करना शुरू कर देती है। तो कम यूरिन आउटपुट जो है वो यानी यूरिन कम प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वाटर आउटपुट यानी यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह से न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है आपके ब्रेन की, तो जाहिर सी बात है न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और यानी पेशेंट जो है वो एजिटेटेड फील करता है, ठीक है, और रेस्टलेस होता है, एजिटेशन में होता है। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रिलेटेड टू पुअर सेरेब्रल परफ्यूजन। अब ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर्ली जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती तो पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो भी ड्रॉप कर जाता है ऐसे सिचुएशन में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये पैथोफिजियोलॉजी है कार्डियोजेनिक शॉक की। देखें, इसको हमने 3 तरह से देखना है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कार्डियोजेनिक शॉक का एक काज है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया की वजह से मायोकार्डियल डिसफंक्शनिंग होगी और पंप फेलियर होगा, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेफ़्ट साइड पे जो एरो है उसकी तरफ अगर आप गौर करें तो जब भी मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है उसमें आइनोट्रोप्स और वेजोप्रेसर्स हम देते हैं और मैकेनिकल सर्कुलेटरी स्पोर्ट्स देते हैं। ये बच्चों ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, मैकेनिकल स्पोर्ट्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट की तरह एक्ट करते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम बॉडी के साथ उसको जोड़ते हैं। जब हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा होता तो इस तरह के स्पोर्ट्स हम अटैच करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम आइनोट्रॉप्स देते हैं जो कि आइनोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं और वेजोप्रेसर्स देते हैं। अब इन सब के देने के बाद भी अगर हमारी बॉडी कंपनसेट नहीं कर पा रही तो उसकी वजह से क्या होता है, SV स्टैंड फॉर स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है हार्ट का। उसके कम होने की वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है और पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाता है, ठीक है। हाइपोटेंशन की वजह से रिलीज़ होते हैं इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स एंड कैटेकोलामिन्स। आपने एक मैकेनिज़्म पढ़ा होगा, हमारी बॉडी में जब भी हाइपोटेंशन होती है तो हाइपोटेंशन से कूप करने के लिए हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स बनते हैं और कैटेकोलामिन्स बनते हैं, जो कि क्या कराते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आप सबको पता है जब ब्लड प्रेशर अगेन रेज होता है तो मायोकार्डियल वर्क बढ़ता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है और जो कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्सन होती चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह से राइट साइड पे एरो अगर आप देखें बच्चों, उसमें ये होता है ऑक्सीजनेशन दे रहे हैं आप अपने पेशेंट को, मैकेनिकल वेंटिलेशन दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट कूप नहीं कर पा रहा। हार्ट की जो यानी जो कार्डिक आउटपुट है वो कम होती जा रही है। जब कार्डिक आउटपुट कम है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में स्टोर होता है। अब आफ्टर डायस्टोल लेफ़्ट वेंट्रिकल में स्टोर होने वाला जो ब्लड है, ठीक है, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है मायोकार्डियम के ऊपर, जिसको हम कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये रेज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ने की वजह से सीधा इम्पैक्ट आएगा आपके लंग्स के ऊपर, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, हाइपोक्सिया होगा। अगेन वही चीज़ है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, हाइपोटेंशन होगी तो बायोमार्कर्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होंगे, कैटेकोलामिन्स रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। अगेन मायोकार्डियल वर्क बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी और पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाएगा। इसी तरह देखें, अब बीइंग अ नर्स हमने इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर अ पेशेंट विद कार्डियोजेनिक शॉक इंक्लूड्स प्रिवेंट रीअकरेंस।
बीइंग अ नर्स हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमने दोबारा से पेशेंट को इस कंडीशन में नहीं जाने देना, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं। उसके बाद हीमोडायनामिक असेसमेंट्स करते हैं। हीम का मतलब होता है ब्लड और डायनामिक का मतलब होता है एनी चेंज, दैट मीन्स एनी चेंज रिलेटेड टू योर ब्लड। इसकी हम असेसमेंट करते हैं जिसमें आपकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आ जाती है, पल्स मॉनिटरिंग आ जाती है। उसके बाद फ्लड्स, इस केस में हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट में, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट एडिमेटिस है तो हमने फ्लड्स बिल्कुल होल्ड कर देने हैं। इसके बाद इंट्रा एओर्टिक बैलून काउंटर पल्सेशन हम कर सकते हैं एक, यानी ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम जो भी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं हार्ट को सप्लाई करने वाली, उनको ओपन कर देते हैं एक कैथेटर के थ्रू, ठीक है ना। और जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो प्रॉपर रहती है। इनहैंस सेफ्टी एंड कंफर्ट, बीइंग अ नर्स आपका सबसे पहला रोल ये होता है कि आपका पेशेंट जो है वो सेफ़ फील करे, कंफर्ट फील करे, ठीक है, किसी किस्म का उसको फियर ना हो। उसके बाद हमने ABGs कराने हैं, पोजिशनिंग करनी होती है पेशेंट की, ठीक है। पोजीशनिंग सूटेबल, इस केस में स्लाइटली आप लोग लेग्स रेज्ड रखते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ब्लड प्रेशर जो कि पेशेंट का कम हो चुका है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं तक था। हमने पोस्ट RN BSN का पैथोफिजियोलॉजी का फर्स्ट कंटेंट डिस्कस किया है, दैट इज़ शॉक एंड इट्स टाइप्स। उसमें फ़र्स्ट टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइप जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं स्टूडेंट्स, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी काबिल कदर राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।